जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले ऑसिलेटर कैसे काम करता है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है और कैसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ऑसिलेटर के बारे में आपको पता ही होगा कि ऑसिलेटर क्या करता है आपका, कि ऐसा एक एम्पलीफायर होता है जो कि बिना किसी इनपुट के आपको क्या देगा, आउटपुट प्रोवाइड करता है। इसके लिए बार्कहाउज़न क्राइटेरिया और सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे हार्टले ऑसिलेटर की। तो पहले सबसे पहले ये बनता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रांजिस्टर लेना है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें तीन क्या होते हैं आपके, तीन कंपोनेंट होते हैं मेन। जो एक होता है आपका बेस, एक होता है इमीटर, एक होता है आपका कलेक्टर। तो जैसे एनपीएन और पीएनपी, जैसे हमने ट्रांजिस्टर कहा, अगर कोई भी एनपीएन है या पीएनपी है, कौन डिसाइड करता है, इमीटर पे जो एरो होता है। जैसे सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि कौन सा वाला इमीटर है, कौन सा वाला कलेक्टर है, कौन सा वाला बेस है। तो ये वाला जो होता है ये बेस होता है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको हम बेस कहते हैं। जो ये है आपका, ये आपका कलेक्टर हो गया। और जो ये आपका, ये क्या हो गया, इमीटर हो गया। बट इमीटर और कलेक्टर तो एक ही ऐसे लग रहे हैं ना, तो इनमें अगर आपको अंतर पैदा करना है तो हम क्या करेंगे, एक में एरो बना देंगे। एरो किस हिसाब से बनाते हैं, अगर मान लिया ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है, पी एन पी है, तो हम कैसे बनाएंगे इसमें एरो, हमेशा करंट जो है वो पी से एन की ओर जाएगी, तो पी से एन की ओर जाएगी, तो इसका मतलब एरो ऐसे बनेगा। अगर ये एनपीएन होता तो यही एरो कैसे बन जाता, इधर साइड को बन जाता। मतलब कि इस टाइम पर इसको बना ही देता हूँ मैं। जैसे अगर मैंने बनाया ये एन पी और एन, तो इस टाइम पर आपका करंट पी से एन की ओर जाती, तो जो आपकी डायरेक्शन आती ये हो जाती। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी। आप किसी का भी यूज करके ट्रांजिस्टर बना सकते हो, ये ऑसिलेटर बना सकते हो, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं आपका एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में ये बना दिया हमने बेस, ये बना दिया आपका कलेक्टर, ये बना दिया इमीटर। अब ट्रांजिस्टर के सबसे इसेंशियल कंपोनेंट्स में क्या होते हैं आपका, एक होता है आपका एलसी सर्किट। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ट्रांजिस्टर की क्या होनी चाहिए, बाइसिंग होनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग आपको पता होगा कि फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है, फर्स्ट वाला जो आपका हाफ होता है, वो क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। और सेकंड वाला हाफ क्या होता है, हमेशा रिवर्स बायस होता है। बट उतना डीपली हमें जाने की जरूरत नहीं है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन से बना सकते हैं। तो वो हम बना रहे हैं आपका, ये आपका बनाया मैंने और ये बनाया। क्या क्या यहाँ VCC हम ऐड कर देते हैं। अब इसका भी एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हम इसको एक ही बैटरी से, अदरवाइज क्या होता है ना कि बहुत सारी बैटरी हमको लगानी पड़ती है। किसी भी, अगर आपको ट्रांजिस्टर को की बाइसिंग करनी है तो एक बैटरी इधर साइड को लगेगी, एक बैटरी इधर साइड को लगेगी। बट हम क्या कर रहे हैं, कम से कम बैटरी में अपना काम करवाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ही VCC की बाइसिंग कर देते हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक ही वोल्टेज फर्स्ट हाफ के लिए भी काम कर जाएगी और सेकंड हाफ के लिए काम कर जाएगी। तो ये वोल्टेज VCC यहाँ थी, यही VCC को हमने इस एक R1 और R2, ये दो वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया, इसको बेस से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर एक मैंने RFC कॉइल लगाई। इसका नाम क्या है, RFC कॉइल, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कहते हैं इसको। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता है आपका, ये प्रोवाइड करता है आपका डीसी लोड फॉर अ कलेक्टर। जो कलेक्टर है इसके लिए डीसी लोड को क्या करता है कि वो प्रोवाइड कराने के लिए हम इस RFC का यूज करते हैं। तो ये RFC हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, कि जो ये हमने इमीटर जंक्शन लिया है, इस इमीटर जंक्शन से आपको अगर ध्यान होगा, बाइसिंग हम करते थे, यहाँ पर भी क्या लगाते हैं, रेसिस्टेंस लगाते हैं। और एक कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर क्यों लगाया है, ये डीसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करने के लिए लगा दिया। तो यहाँ से हो गया कैपेसिटर, मतलब सिर्फ और सिर्फ एसी कंपोनेंट्स आपके जा सकते हैं। ठीक है ना। इमीटर के लगाया तो इसलिए मैंने इसको सीई लिख दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, कि जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अगर ये आपका ऑसिलेटर है तो ऑसिलेटर में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एलसी सर्किट, इसको कहते हैं टैंक सर्किट या एलसी सर्किट। तो ये एल और सी, क्योंकि अगर हार्टले ऑसिलेटर है, अगर आपको हार्टले समझ में आ गया तो कॉलपिट भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हार्टले और कॉलपिट में केवल और किसका अंतर होता है, एल और सी के नंबर्स का ही होता है। अब देखो, याद करने की टेक्निक क्या है, हार्टले में क्या आ रहा है आपका, एल आता है, एल आता है, तो यहाँ पर हार्टले में दो एल की जरूरत पड़ेगी, मतलब L1 और L2 दो इंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। और अगर कॉलपिट में क्या आता है, सी आता है,
तो सी से कॉलपिट हो गया तो उसमें दो आपके क्या होंगे, कैपेसिटर होंगे, एक इंडक्टर होगा। बस ये याद करने की क्या है, टेक्निक है इसकी। तो हम देखो कैसे करेंगे, दो एल बनाने हैं तो दो एल बना देते हैं हम, एक ही एल हो गया और ये एक एल इंडक्टर हो गया। और इसको टैंक सर्किट बनाना तो क्या भी कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें, एक कैपेसिटर। तो ये बन गया आपका कौन सा, टैंक सर्किट। इस टैंक सर्किट को कहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, कलेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ बनाते हैं हम कैपेसिटर लगा दिया। तो एक कैपेसिटर का नाम सी डबल डैश नाम दे दिया, ठीक है। और इस कैपेसिटर का नाम आप सी दे दो। अब क्या करना है, ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को सिंपल ऐड कर देना है यहाँ से, और जो आपका ये आया है इसको कहाँ से ऐड कर देना है, फिर से यहाँ पर डीसी कंपोनेंट्स के लिए ये लगा दिया कैपेसिटर, इसको नाम दे दीजिए आप सी। तो हमारा बन गया पूरा हार्टली ऑसिलेटर। तो देखो इस हार्टली ऑसिलेटर को फिर से अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे कितना सिंपल बन जाएगा। अभी तो फर्स्ट बार में आपको था टिपिकल लगा होगा, एक ट्रांजिस्टर बनाना है। ट्रांजिस्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करने के लिए हमने क्या करना है, आपका वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपने दो रेसिस्टेंस यहाँ बना दिए, एक इसको वीसी से कनेक्ट कर दिया और इसको किससे कनेक्ट कर दिया, एक आरएफसी के माध्यम से इसको कनेक्ट कर दिया। अब कुछ नहीं, क्योंकि ये एलसी सर्किट होना जरूरी है क्योंकि ऑसिलेटर है, तो एलसी में हार्टले है तो दो एल बनेंगे, एक ये बना दिया एल, एक ये बना दिया। और ये पैरेलल में किसके साथ कनेक्ट होगा, आपका कैपेसिटर के साथ। तो ये कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ से भी कनेक्ट करना है, बेस से भी कनेक्ट करना है। फिर इसको कहाँ से भी कनेक्ट करना है, कलेक्टर से भी कनेक्ट करना है। इतना हो गया। अब किसकी वाइसिंग बची, एमीटर की बची। तो एमीटर को किससे कनेक्ट करना है, एक रेजिस्टेंस तो होता है, एक कैपेसिटर आपको ऐड कर देना है और इसको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। और इसी वाले को किससे भी कनेक्ट कर देना है, इससे भी कनेक्ट कर देना है। तो बन गया आपका हार्टली ऑसिलेटर। यही आपका क्या है, हार्टली ऑसिलेटर है। तो अब हार्टले ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। इसका जो मेन जो कंपोनेंट है ना वो तो यही है, ये वाला पार्ट ही डिसाइड करता है सारी चीज़ों को। तो ये अगर आपका L1 और ये L2 अगर आपका दो कॉन्फ़िगरेशन मतलब दो आपके वो है इंडक्टर की वैल्यू है और ये C है, तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन पे क्या होता है आपका कि XL1 प्लस XL2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, XC होना चाहिए। रेजोनेंस तभी होता है। तो XL1 XC की XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L होती है। तो इसके लिए हो जाएगा ओमेगा L1 प्लस ओमेगा L2 और XC की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा C होती है। तो 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ से हमने ओमेगा कॉमन लिया तो ये L1 प्लस L2 बना, ये 1 अपॉन ओमेगा सी आ गया। ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू सी बन गया। ओमेगा को अगर मैंने रूट में लिखना चाहता हूँ ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू सी। और अगर ओमेगा को और भी खोलना चाहूँ तो ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई एफ। सो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ 1 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू सी। तो ये किसकी सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई फॉर द हार्टले ऑसिलेटर। तो ये हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट भी आपको समझ में आ जाएगा अगर हार्टले आ गया तो। जहाँ जहाँ पर हमने ये हार्टले में आपका एल एल लिए हैं वहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ही बता दूँ यहाँ पर, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर सिंपल यहीं पर बता दूँ तो कैसा करूँगा देखो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स सी वन प्लस एक्स सी टू इसके इक्वल हो जाएगा एक्स एल वन के, एल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी वन प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी टू इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एल। और इसको अगर अंदर ही अंदर आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। C1 प्लस C2। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ओमेगा की यहाँ से वैल्यू आ गई। अगर ओमेगा को और खोलना चाहते हो तो लिख सकते हो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2। ये किसकी कंडीशन आ गई, फॉर द कॉलपिट ऑसिलेटर। तो कॉलपिट भी बता दिया मैंने, हार्टली बता दिया। तो सिंपल है, जहां पर आपने एल एल लिए थे वहां पर आपको क्या लेना है, सीजी ले लेना है। तो ये हार्टली ऑसिलेटर भी हो गया और कॉलपिट ऑसिलेटर भी हो गया। जय सिया राम टू ऑल।